बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद उबैद साबिर विद द एनटीएन शो। न्यू एपिसोड के साथ, रियल स्टेट के न्यू पॉडकास्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज के जो हमारे गेस्ट है बेसिकली मोहम्मद उसाफ इनका नाम है। बेसिकली इज़ फ्रॉम फैसलाबाद और सीईओ एंड फोल्डर है एसओ रियल स्टेट के। जिस तरह हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम रियल स्टेट पे मज़ीद पॉडकास्ट करेंगे, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद की रियल स्टेट के हवाले से उसाफ भाई से गुफ्तगू करेंगे। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एसओ रियल स्टेट के बेसिकली आप सीईओ एंड फोल्डर है। फैसलाबाद की रियल स्टेट के हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो आपकी कंपनी है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है वहाँ पे फैसलाबाद में? जी अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने हमें मदऊ किया। इसमें सबसे पहले ये है कि फैसलाबाद की जो रियल स्टेट है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर लाहौर और इस्लामाबाद के, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो एंड यूज़र है वो भी अवेलेबल होता है और कंज्यूमर अवेलेबल है एंड यूज़र में। इट्स मीन कि जो चीज़ लेता है वो उसने चीज़ लेनी होती है और फ़ौरन कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना होता है। लाहौर इस्लामाबाद में थोड़ा सा डिफरेंट सीन है, वही लोग लेते हैं और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और टाइम टू टाइम लोग इंक्रीज़ होते रहते हैं। वहाँ पे लोग चीज़ लेने के साथ साथ सोसाइटीज़ को सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे सोसाइटी वो चलती है जो पोजेशनेबल हो। लोग पोजेशन चाहते हैं, प्रॉपर्टी का, उन्होंने जो लैंड लेनी है उसका पोजेशन उनको मिले। तो इसी तरह एफडी अप्रूव सोसाइटीज़ हो, बिजली गैस पूरी हो। गैस का एक नेशनल इशू है, उसकी वजह से तो इतना नहीं प्रॉब्लम आता, लेकिन बिजली के साथ साथ एफडी अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। तो फैसलाबाद के जो एफडी अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं हम वो करते हैं, और जहाँ पे पोजेशन ऑन ग्राउंड अवेलेबल होता है हम वो भी करते हैं। पोजेशन ऑन ग्राउंड अवेलेबल फैसलाबाद में सबसे एक बड़ा और बेहतरीन प्रोजेक्ट है वो रॉयल विलाज एलीट्स होम का, जो शहरी हदूद के अंदर पहली दफ़ा फैसलाबाद में 3.5 साल के पेमेंट प्लान के साथ घर बना के दे रहा है, 5 मरले का और 3.5 मरले का। और ये वो स्पेनिश स्टाइल के डबल हाइटेड हाउसेस हैं जो आपके एक एग्जेक्टिव और स्टैंडर्ड क्लासेस के घर बनते हैं। तो इस वजह से फैसलाबाद की मार्केट जो रियल स्टेट की बड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर लाहौर और इस्लामाबाद के। यहाँ पे एंड यूज़र है और कंज्यूमर है, जिसने चीज़ लेके फ़ौरन कंस्ट्रक्शन पे जाना है, उसको पोजेशन चाहिए, उसने पोजेशन लेके अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। तो इस वजह से जहाँ फैसलाबाद में जो एफडी अप्रूव्ड होगी, पोजेशनेबल होगी, वही सोसाइटी ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर रियल स्टेट की बात की जाए तो ये तो बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, एनओसी अप्रूवल। ठीक है, जिस तरह फैसलाबाद है वहाँ पे आपने एफडीए फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल उसकी लोकेशन भी बड़ी मैटर करती है रियल स्टेट में। और आप जिन प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहे हैं या जिस एलीट होम की आपने बात की, लोकेशन वाइज ये बिल्कुल मेन फैसलाबाद शहर में अगर इसकी बात बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल फैसलाबाद शहर का हार्ट है, कोहिनूर सिटी। ठीक है, जड़ावाला रोड के ऊपर, ये कोहिनूर सिटी जड़ावाला रोड के ऊपर ही लोअर कैनाल रोड है। वहाँ से तकरीबन आप 5 मिनट की ड्राइव पे आप मेन कैनाल पे जा सकते हैं, 5 मिनट की ड्राइव पे आप कोहिनूर जो फैसलाबाद का मेन डाउनटाउन कह सकते हैं, मेन कमर्शियल है, उसी तरह डे ग्राउंड है। ये सारी उसकी जो जेनवन में उसकी जो डिस्टेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट का। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है फैसलाबाद का, सिटी के अंदर आता है, शहरी हदूद के अंदर आता है। लोग इस चीज़ को भी इस तरह नहीं समझते, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट को ये देखना चाहिए वो इन सिटी आ रहा है या उसकी जो वैल्यूएशन लैंड है या उसकी जो लैंड लोकेटेड है वो एक फैसलाबाद सिटी की आउट आती है। क्योंकि फैसलाबाद 2 हिस्सों में, फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन अलहदा चीज़ है, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट अलहदा चीज़ है, और फैसलाबाद 6 तहसीलों पर मुश्तमिल है। इस वजह से जो हमारे अक्सर प्रोजेक्ट्स हैं वो आते हैं तहसील सदर की हदूद पे। तो तहसील सदर लोग समझते हैं कि शहर है, शहर नहीं होता, वो शहरी हदूद से बाहर चले जाता है। तो इस वजह से जो शहरी हदूद के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें हमारा ये रॉयल विलाज है, उस लोअर किनार रोड के ऊपर ओसिस 1 है और ग्रीन ऑर्चर्ड है। बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो एफडी अप्रूव्ड हैं और जो इस टाइम लोगों की अप्रोचेबल है, प्राइस भी बड़ी मुनासिब और सूटेबल प्राइसेस है। और फैसलाबाद में इस टाइम सबसे ज़्यादा टॉप पे जो काम जा रहा है वो इंस्टॉलमेंट पे हाउसेस का काम है। अच्छा, ये बने बनाए घर प्रोवाइड आप लोगों को कर रहे हैं। और तीसरी आपने बात की थी लोकेशन एंड एनओसी अप्रूवल के अलावा उसकी पोजेशन, मतलब फैसलाबाद क्या, मतलब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात की जाए, रियल स्टेट में ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही थी। उसकी जो पोजेशन है, सोसाइटीज़ शुरू होती हैं, सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन उनको पोजेशन नहीं मिलती।
तो आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उनकी मतलब पोजेशन कितने टाइम में उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, किस तरीके से इंस्टॉलमेंट प्लान उनका चल रहा है? देखिए हमारे पास हर कैटेगरी की इन्वेंट्री मौजूद है। हमारे पास कस्टमर आता है, वो कहता है मैं 6 माह बाद तो आपकी जितनी पोजेशन अमाउंट है हम कह रहे हैं हम आपको घर देंगे 50% पोजेशनेबल, टोटल अमाउंट का 50% पे करें, पोजेशन ले लें। प्लॉट में हम ये कहते हैं आप 20% पे करें और पोजेशन ले लें, 25% पे करें, पोजेशन ले लें, 30% मैक्सिमम जो है ना 30% से ऊपर नहीं है, 30% पे करें और आप पोजेशन ले लें। बाकी अमाउंट आप कुछ प्रोजेक्ट्स में 1 साल की है, कुछ में 15 माह की है, कुछ में 5 साल की है, कुछ में 3 साल की है, मतलब डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन पोजेशनेबल सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो टाइम है वो हम कस्टमर पे छोड़ देते हैं कि उसके पास पेमेंट नहीं है पोजेशन की, हम उसको कहते हैं वो 6 माह का टाइम ले ले, पेमेंट क्लियर कर ले और पोजेशन ले लें। जो नॉन पोजेशनेबल होते हैं, बैलेटिंग होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनमें इश्यूज़ होते हैं। नो डाउट वो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद, साल बाद, वो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन आज के दौर में करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं मार्केट। आप क्योंकि क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली इन टच भी हैं, खुद भी मैं रियल एस्टेट फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो क्लाइंट्स का सबसे बड़ा इशू ये आता है कि ऐसी सोसाइटीज़ जो मतलब एनओसी अप्रूवल नहीं करती और अपनी एडवर्टाइज पे ज़्यादा पैसा लगा देती हैं, लोग स्कैम की तरफ चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं? क्योंकि एक अगर घर की बात की जाए तो एक मिडिल क्लास बेशक फैमिली का बंदा है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, वो अपनी पूरी जमा पूंजी उस अपना एक ज़ाती घर बनाने में लगाता है, और जब ऐसे लोग स्कैम करते हैं तो वो मतलब उसका ज़िंदगी का टोटल जो उसकी वर्थ होती है वो उसकी टोटल ज़ाया हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? देखिए सबसे पहले मैं एक बात अब ये अपनी पब्लिक को आज आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज दे रहा हूँ, एक बात याद रखें, कभी लालच में आके सस्ते प्रोजेक्ट्स की तरफ ना भागें। आपको पता है एक चीज़ यहाँ पे 10 लाख रुपए की मिलेगी पर मरला या 8 लाख की मिलेगी, वो चीज़ कभी भी आप 2 लाख या 4 लाख के चक्कर में ना जाए। वो 4 लाख की आपको ऑन स्पॉट तो देगा, लेकिन 6 माह बाद वो जगह ग्राउंड पे मौजूद नहीं हो, वो फाइल आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा होगा जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं हो। असल प्रॉब्लम ये है सारा रियल एस्टेट के अंदर जो भी चीज़ जो स्कैम हो रहे हैं वो इस बेस पे होते हैं, लोग लालच करते हैं, सस्ती चीज़ में जाते हैं और सस्ती चीज़ में बाद में आपको प्लॉट ऑन ग्राउंड नहीं मिलता और आपकी जो जमा पूंजी 15, 20, 30 लाख रुपए होती है वो उड़ जाती। और जो खाने वाले होते हैं उनको मैं ये कहता हूँ अल्लाह आपको हिदायत दे, खुदा के बंदे 5, 7, 10 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लोगे, कितनी देर खा लोगे? इस वक्त जो महंगाई की रेशो है वो तो 10 करोड़ रुपया आप जाएँ तो आपको 10 अच्छी सोसाइटी में आपको 1 कनाल का घर नहीं मिलना, ठीक है? तो इस वजह से अच्छा ये है आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करें, अपनी मार्केट में रैपो बनाए। सबसे ज़्यादा मैं अपने यंगस्टर्स जो रियल्टर्स हैं ना, जो डीलर्स हैं, जो रियल स्टेट कंसल्टेंट्स हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि स्कैम करने से पहले ये लाजमी सोचें कि आपके घर पे पीछे फैमिली बैठी हुई है जिसको आपने हलाल रिस्क कमा के देना। मैं तो सबसे ज़्यादा इस बात पे ख़िलाफ़ हूँ जो लोग इस टाइम बैंक में पैसे रख के 22% खा रहे हैं। 1 करोड़ रुपये के ऊपर आप 22 लाख रुपया लेते हैं, आफ्टर डिडक्शन वो आपके 18-20 लाख रुपये आता है। आप वही 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया आप अपना 5 मरले का घर लें हलाल तरीके से, साथ में वो घर होगा, आपका कंस्ट्रक्शन तैयार होगी, प्लॉट आपको मिलेगा, आपकी कॉस्टिंग आ जाती है 160-170, वो घर आपका 2 करोड़ रुपए का बिकेगा। 30-35 लाख रुपए आप उसमें से प्रॉफिट कमाएं वो और हलाल का कमाएं। किस बात का लालच है? मुझे तो लोगों के इतने ये इस फेक ऑफ इंटरेस्ट की समझ नहीं आती कि ये 22% सूद का पैसा जो क़यामत के रोज़ आपके गिरेबान पकड़ेगा, इस चीज़ को मद्देनज़र रख के रियल स्टेट में अपने पैसे को लेके आए। ये इन्वेस्टर, हम कहते हैं इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? हम लोग ही इन्वेस्टर्स हैं। स्टेट का फाइनेंस कहाँ से जनरेट होगा? हमसे जनरेट होगा। अगर हम ही पैसे को ठप करके बैठे हुए हैं और बैंकों में रख के सूद का प्रॉफिट कमाएं, तो ये कौन सा बिजनेस है दुनिया में? 90% आप 1 करोड़ पे 90 लाख रुपए, 1 करोड़ के ऊपर आप 19 लाख रुपए लें। मुझे बताएं रियल स्टेट में क्यों नहीं मिलता? कौन कहता है नहीं मिलता? ना किसी पे यकीन करें, खुद लैंड लें, उस पर कंस्ट्रक्शन करें, वो सेल करें, क्यों नहीं बिकेगी? वो आपकी लैंड भी वैल्यूएबल होगी, आपका घर भी वैल्यूएबल होगा। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। सब कहते हैं कि घर में ऑफिस में बैठे हम आराम से 8-10 लाख रुपया महीने का कमा लें, करना कुछ ना पड़े। अच्छा, अगर आपने बात की रियल एस्टेट के हवाले से और महंगाई के हवाले से, और आपने कहा जी आप अपनी जो
सेविंग है या आपके पास जो पैसे हैं उसको अगर मैं रियल स्टेट में लगाए, अभी करंट सिनेरियो की अगर बात की जाए, जो महंगाई है या जो ज़बहाली का शिकार है रियल स्टेट, जो क्राइसिस का शिकार है, और कहा जाता है कि अभी बहुत डाउन है, मतलब जिस मर्जी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट अभी रिसेंट जितने टाइम में लॉन्च हुए हैं तो वो नहीं उठ पाए। तो क्या कहना चाहेंगे रियल स्टेट की जो क्राइसिस चल रही है, आया मतलब वाकई क्राइसिस का ये शिकार है ये गुड टाइम है इन्वेस्ट करने का? देखें, एक बात याद रखें, चीज़ जब 10 रुपए की हो और जब 20 रुपए की हो, नॉर्मल आप रेडी वाले से पूछें, वो उससे जाके कहें मैं तुमने आम का सीज़न जो है ना जुलाई में शुरू होना है या जून में शुरू होना है, तो वो आम जाहिर सी बात है मई में ख़रीदेगा जब सस्ता होगा। ठीक है, मई में ख़रीद के अगले माह बेचेगा क्योंकि उसको फ़ायदा ही उसमें। ठीक है, 20 वाली चीज़ 10 में मिलेगी तो प्रॉफिट कमाओगे। हम लोगों ने खुद ही चीज़ों को ज़वाल पजीर किया हुआ है। आज अगर प्लॉट 20 लाख रुपए का बिक रहा है, वो लेते क्यों नहीं है कि ज़वाल है। और भाई लोगे तो कल को 40 का बेचोगे। रियल स्टेट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इफ़ यू वांट टू गेन अ लॉन्ग टर्म मनी इन्वेस्टमेंट देन यू विल कम इन रियल स्टेट। अगर तुम रियल स्टेट में पैसा बना के 1 महीने में कहो कि मैं लाख रुपए कमा लूँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, वो तुम्हारी तजस्सुस और तुम्हारी जो मुस्तकिल मिजाजी है, तुमने अगर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, वो तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी तुम्हें साल बाद या 6 माह बाद तुम्हें वो अच्छा प्रॉफिट देगी जाएगी जो पर मंथ तुम्हारी एवरेज 2-3 लाख रुपए की निकालेगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम कहो कि मैं प्रॉफिट में बिल्कुल भी, आप बात करते हैं कि मैं अब बैंक आपको दे रहा है 19% आफ्टर डिडक्शन, अगर फाइलर नॉन फाइलर है तो आपको 16% 15% मिल रहा है। मुझे आप बताएं, रियल स्टेट में कौन कहता है साल में 1 करोड़ रुपए का प्लाट लिया हुआ आपका नहीं बिकता? नहीं बिकता, मुझसे रब्ता करें, मैं 100 रियल स्टेट आपको बेच के देगा आपका प्लॉट। आपके पास आपको कंस्ट्रक्शन करने की सहूलत नहीं है। हम पाकिस्तान के 3 बड़े शहर फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद, 3 रियल स्टेट के टॉप सिटीज़ हैं। तीनों सिटीज़ में काम करें। आपकी जहाँ पे लैंड नहीं सेल हो रही, आप हमें बताएं, हम आपको सेल करके देंगे। सेल क्यों नहीं होती? प्रॉब्लम ये है कि हम टिपिकल प्रोसीजर के तहत चलते हैं। हम टिपिकल तरीक़ों से चीज़ को बेचना चाह रहे हैं। टिपिकल तरीक़ों से चीज़ कभी नहीं अब मार्केट में मिलेगी। दुनिया इस टाइम डिजिटलाइज हो चुकी है, रियल स्टेट भी अब इस टाइम डिजिटलाइज हो चुकी है। आपकी प्रोडक्ट बिकेगी एक तरीके और स्किल्स के साथ। अगर मैंने चीज़ बेचनी है ना, मेरे अंदर स्किल होगा तो बिकेगी। मैं एमए फटे में बैठ के डीलर बन के, चीज़ चाय वाली दुकान पे डीलर बन के या खोखे में बैठ के डीलर बन के मैं चीज़ नहीं बेच सकता। वो दौर नहीं रहा, अब दौर है डिजिटलाइज। अगर मैं एक चीज़ की एड या स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं कर रहा या मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, और हाउ इट पॉसिबल कि वो प्रोजेक्ट सेल हो जाए? 30-40 यूनिट तो मैं अपने रेफरेंस पे बेच लूँगा, उसके बाद नहीं वो सेल होगा। सेल एक्चुअली प्रॉब्लम रियल स्टेट में ज़वाल का नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम है रियल स्टेट को सेल करने का। इस टाइम सेल नहीं जनरेट हो रही। और सेल जनरेट क्यों नहीं हो रही? जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जाके पूछें, उनका स्टेट तो चेक करें। असल में प्रॉब्लम ये है, प्रॉफिट में कमी आई है, लॉस किसी भी चीज़ का नहीं है। जो करोड़ प्रॉफिट था वो 80 लाख पे आ गया। उस चीज़ को हम देख के कह रहे हैं ओहो बड़ा नुकसान। यार ऑल ओवर दी वर्ल्ड रियल स्टेट, अब दुबई क्या है? प्रॉब्लम ये है, हमारी गवर्नमेंट ने बदकिस्मती से 90% कर दिया, 19% कर दिया टैक्स गेन, कैपिटल गेन। साल से ऊपर प्रॉपर्टी रखोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। आपने उसके ऊपर फाइलर के ऊपर 35, नॉन फाइलर के ऊपर 35% कर दिया। ठीक है, फाइलर होना ज़रूरी है। पहली बात आज मैं क्लियर करूं, दुनिया में किसी भी मुल्क में नॉन फाइलर का लफ्ज़ ही नहीं। और फाइलर होता है इंसान तो किसी भी मुल्क में रह सकता है। आपका स्टूडेंट भी यूके जाता है तो वो पहले फाइलर होता है, देन ही विल गो टू यूनिवर्सिटी, देन ही विल गो टू कॉलेज। हमारे मुल्क में असल में प्रॉब्लम ये है कि टैक्सेशन जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा बैडली पिट चुका है कि हम उसको प्रॉपर्टी में, बिजली में, इन 2 सेक्टर्स में घुसाई जा रहे हैं। और जो सारी इतनी बड़ी ये टॉप के बिजनेसेस हैं। अगर आप रियल स्टेट को पाकिस्तान में फ्री नहीं करेंगे, सारा रियल्टर मेरे समेत दुबई भागने की कोशिश में है, दुबई जाके रियल स्टेट का काम करें। क्यों? उसकी बेसिक वजह है कि टैक्स फ्री जोन है, 1% भी टैक्स नहीं देना आपने। आप वहाँ पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लें, 1 अरब की प्रॉपर्टी लें, आपने 1 रुपये का टैक्स नहीं देना।
अगर टैक्स की बात की जाए, चलें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स, मतलब गवर्नमेंट टैक्स लेती होती है, और जो नॉन फाइलर और फाइलर की बात की, जिस तरह ओवरऑल दुनिया में कोई कंसेप्ट नहीं है नॉन फाइलर का, और मैं तो ये समझता हूँ कि नॉन फाइलर सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। मतलब देखें, सुई से लेकर गाड़ी तक और पेट्रोल से लेकर बाइक तक, हर चीज़ पे कहना मैं फाइलर है या नॉन फाइलर है, वो अपना टैक्स पे कर रहा है। तो ये जो एक डिवीजन क्रिएट की गई, आई डोंट नो ये क्या, मतलब इसके पीछे एक साइंस है या क्या साइको है, तो मेरी नज़र में ये होनी ही नहीं चाहिए। मतलब हर बंदा जो पाकिस्तान में रह रहा है या किसी भी दुनिया के मुल्क में रह रहा है, तो वो GST पे कर रहा है, वो सेल्स टैक्स पे कर रहा है, जिस जगह पे कोई चीज़ परचेज कर रहा है वहाँ पे टैक्स पे कर रहा है। तो ये फाइलर नॉन फाइलर तो हर जगह पे, मतलब हर किसी को फाइलर गवर्नमेंट, मतलब जिस तरह उन्होंने कहा कि CNSE आपका NTN नंबर है, तो वो जो भी शनाख्ती कार्ड बनाए वो ऑटोमेटिक फाइलर हो जाए। मतलब इसमें तो डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपका ID कार्ड ही आपकी सारी आइडेंटिटी। आपके जो आपका CNIC है वो बेसिकली आपके टैक्सेस, आपकी तमाम चीज़ों का वो एक नंबर है, ठीक है। हमारे मुल्क में बच्चे ने नौकरी करनी है तो भाई पहले वो डोमिसाइल बनाएगा, वहाँ पे 10 जगहों पे वो रिश्वत देगा, फिर जाके उसका डोमिसाइल बनेगा, फिर किसी उसके टेक्निकल एड्रेस में मसला आ गया तब इशूज़। मतलब कि जब तक हम अपने मुल्क में आसानी नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ये मुल्क हमारा मुल्क है, हमारे पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान से हैं। और एक बात क्लियर कट है, इस मुल्क को सीधा करना, इस मुल्क में आपको एक सेटअप मेकअप करना, वो भी अवाम का काम है। गवर्नमेंट इज़ ओनली पॉलिसी मेकर, इम्प्लीमेंटेशन अवाम ने करनी। अगर टैक्सेस लगे हैं, अवाम को खड़ा होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। रियल एस्टेट के तमाम पाकिस्तान के डीलर्स को, ये नहीं कि वो कोई किसी गवर्नमेंट का पसंदीदा है, कोई किसी गवर्नमेंट का पसंदीदा है, वो अपनी मोनोपोली में पैसा सेट कर रहा है तो वो कह रहा है ओके दैट्स इट। नो, तमाम पाकिस्तान के डेवलपर्स, तमाम पाकिस्तान के रियल एस्टेट, तमाम पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकॉन्स, तमाम लोग इस चीज़ पे खड़े हो जाएं कि प्रॉपर्टी के ऊपर फ्री टैक्स, कोई टैक्स नहीं होगा, मुल्क का सारा रेवेन्यू आपको प्रॉपर्टी से मिलेगा। क्यों 2018 से लेकर 2022 तक जो गवर्नमेंट थी उसमें टैक्स रेवेन्यू जाता है 9.5 से 15% तक। 15% 2022 में जाता है और उससे फिर रिवर्स बैक ला के 11.5 पे आ जाता है। 11.5 से 2022 के अंदर गवर्नमेंट चेंज होती है, 2022 अप्रैल में गवर्नमेंट चेंज होती है और 2022 जुलाई के अंदर जो बजट आता है उसके बाद टैक्स रेशो चली जाती है 17.15 पे। मतलब कि अभी 3 माह में कौन से पाकिस्तान पे इतने कर्ज और कौन सी इतनी अजाब नाजिल हुआ कि आपको 3 माह के अंदर 6% टैक्स बढ़ाना पड़ गया। फिर रियल एस्टेट वो टैक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ गया, जो 11% पे था, 12% पे था, अब वो चला गया 17-18% पे। कौन सा पाकिस्तान में इतना बड़ा क्राइसिस आ गया कि 3 माह में आपको इंटरेस्ट रेट 8% बढ़ाना पड़ा। उस 8% इंटरेस्ट रेट से क्या हुआ, आप जैसे और जो भी हम जैसे जो मिडिल क्लास तबका प्रॉपर्टी में था, रियल एस्टेट में था, जब वो प्रॉपर्टी लेना चाहता था, उसने कहा मैं प्रॉपर्टी लेके करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लूँ, मेरे तो पैसे प्लज हो जाएंगे और मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, और मुझे तो बैंक दे रहा है करोड़ के ऊपर 15 लाख 18 लाख रुपया, मुझे क्या ज़रूरत है। वो इस लालच में पड़ता गया और 2022 के ऑनवर्ड लेके आज 2024 आपका जुलाई आने वाला है, 2 साल हो गए। रियल एस्टेट को एक्चुअली जो नुकसान पहुंचाया ना, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहुंचाया है। वो इस सेंस में पहुंचाया है कि उसने इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि 22% पे ले गए इंटरेस्ट रेट, और 22% कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो 25% दे रहे हैं। आफ्टर डिडक्शन टैक्स 20% 21% पे आ जाते हैं। तो मतलब एक बंदा करोड़ पे का, उसको 21 लाख रुपए घर बैठे मिल रहा है सालाना, वो क्यों काम करेगा। एक्चुअली सारा प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ साथ अवाम का है। पॉलिसी मेकिंग में कहीं आप समझते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम है, या अवाम की जो कंसेप्ट है या उसकी मेंटालिटी है उसको गर्म से गाइड नहीं किया जा रहा। देखिए, जब भी बजट बनाया जाए ना, अवाम की अपॉर्चुनिटीज़ को ऑन रखा जाए, और जब भी बजट बनाया जाए, मैं बेशक वो गवर्नमेंट हो किसी भी वक्त या अपोजिशन हो, पाकिस्तान के तमाम तरीन सेक्टर से आपको 8, 10, 15 लोग लेने चाहिए
जो टेक्निकल उस फील्ड को समझती हूँ। आप टैक्सेस लगाने से पहले उनसे तो चेक करें कि कितना खसारा और नुकसान होगा पाकिस्तान को इन तमाम टैक्सेस की वजह से। आज रियल स्टेट नुकसान में नहीं है, एक्चुअली तौर पे हम बाज़ाब्ता खुद जो इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया कि पाकिस्तान के हालात तो जी ठीक नहीं हो सकते, पैसा नहीं निकालना। ओ भाई, पैसा आपने ही पाकिस्तान चलाना है, आपके ही पैसा लगेगा और तब ही मुल्क चलेगा। अगर मुल्क चलाना है तो एज अ पाकिस्तानी वी विल डू समथिंग, देन पाकिस्तान विल गो एन अदर स्टेप, वरना पॉसिबल नहीं है मुल्क चलाना। मुल्क के लिए अवाम को स्टैंड लेना होगा, अवाम खड़ी होगी, देन आपका हर सेक्टर का बिजनेस चलेगा। अच्छा, रियल स्टेट को अगर दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ आप क्या समझते हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ लॉन्च करे या कौन सी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराए ताकि जो रियल सेक्टर, ये जो डाउनफॉल एकदम स्टार्ट हो गया, जो क्राइसिस स्टार्ट हो गया रियल स्टेट में, वो दोबारा एक जिस तरह मतलब आप कह रहे हैं बकौल आपके कि वो प्रीवियस गवर्नमेंट में या कुछ साल कबल एक अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही थी, तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ थी अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, कौन सी नई पॉलिसीज़ लॉन्च करनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मेन पॉलिसी है कि अभी गवर्नमेंट बजट में इन्होंने कैपिटल गेन टैक्सेस लगाए, इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स भी टैक्सेस लगाए, इन्होंने फेडरल टैक्सेस लगाए। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए और आप पब्लिकली वो ये ओपन कर दें कि जितना पाकिस्तान में रियल स्टेट में पैसा आएगा ना, उसका कोई टैक्सेस नहीं है, उसका कोई सर्कुलेशन सेटअप नहीं है। आप प्रॉपर्टी लें, कोई हुकूमत पाकिस्तान आपको नहीं पूछ, आप पाकिस्तान में रेवेन्यू बस लेके आए। पाकिस्तान को एक्चुअली ज़रूरत है रेवेन्यू की, पैसों की, कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपका जितना रेवेन्यू जनरेट होगा, आपकी करेंसी बेटर होगी, डॉलर बेटर होगा, यू विल स्टैंड ऑन योर ओन फिट, यू नेवर नीड एनी कंट्री। जब आप देखिए पैसा नहीं है, मुल्क में कारोबार नहीं हो रहा, रेवेन्यू नहीं आ रहा, आपकी टेक्सटाइल, मेरा फैसलाबाद से ताल्लुक़ है और मेरा एक टेक्सटाइल सेक्टर से मेरी फैमिली का ताल्लुक़ है। हम इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान में क्राइसिस जो हैं वो इस टाइम वजह जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी बेसिक वजह ये है कि एक चीज़ है, हुकूमत पाकिस्तान ने पॉलिसी देनी है कि टेक्सटाइल को ये बिलों में रिलीफ दिया जाए, ठीक है, जो लास्ट हुकूमतें करती हैं। अब वो टैक्सेस बिलों में रिलीफ देने के बजाय आप 1700 किस्म के नए टैक्स ऐड करके टेक्सटाइल को देंगे, टेक्सटाइल किधर जाएगी? फैसलाबाद का टॉप ग्रुप, मैं आपके तवज्जुह से बता देता हूँ, 17 ग्रुप की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कितने उनके यूनिट्स ऐसे हैं जो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए। क्यों? फ्री जोन टैक्स। हमारे कितने रियल स्टेट के दोस्त हैं दुबई शिफ्ट हो गए हैं, क्यों? फ्री टैक्स जोन है भाई, प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं है, लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं वहाँ पे, दुनिया का पूरा इन्वेस्टर वहाँ पे पड़ रहा है। जो हम इंटरनेशनल क्लाइंट उठाते थे वो सारा जाके दुबई में फ्लैट खरीदा, जो हम इस्लामाबाद में फ्लैट बेचते थे। जो हम अपार्टमेंट यहाँ पे 5 करोड़ का, 4 करोड़ का, 3 करोड़ का बेचते थे, वो जाके भाई दुबई में ले रहा है। वो कहता मैं वहाँ डाउन पेमेंट दे के ले लूँगा। क्यों? कहता मैं यहाँ पे मुझे सिक्योर नहीं। आप जब तक सिक्योर नहीं करेंगे ना इन्वेस्टमेंट को, लोगों के दिलों से खौफ नहीं ख़त्म होगा इन्वेस्टमेंट का, तब तक पाकिस्तान में रेवेन्यू नहीं आ सकता। मैं जहाँ तक आपकी बात को फॉलो किया और अंडरस्टैंड किया, आपको कहने का मकसद ये है कि अगर आपने पाकिस्तान में रेवेन्यू लेकर आना है तो आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी होगी, और इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब आप इन्वेस्टमेंट लोगों को ये मेक श्योर करेंगे कि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सिक्योर है, ठीक है। और जिस टाइम सिक्योर लोग ये समझेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो जितनी इन्वेस्टमेंट होगी इतना रेवेन्यू जनरेट होगा और आपको कर्जों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। जो सेक्टर है ना उबैद भाई रियल स्टेट का, एक बात हमेशा याद रखें, इसमें कभी कोई डाउनफॉल नहीं है। क्योंकि गारक मुझे बताएं कैसे पॉसिबल है, लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, लोग बच्चों की शादियां करते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल लाखों की तादाद में शादियां हो रही हैं, लोग छोटे घरों में नहीं रह सकते, फैमिलीज बड़ी हो रही हैं, बच्चे हैं, 100 चीज़ें हैं। रियल स्टेट का काम बंद नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, लोगों को सिक्योर करने, लोगों को टैक्सों के ये झंझट में ना फंसाए, लोगों को रिलीफ दें, टैक्स फ्री 10 मरले की रजिस्ट्री 7-8 लाख रुपए की आप कर दें, तो यार कौन सा बंदा है जो फिर 8-10 मरले का घर लेगा। लोगों को रिलीफ दें, प्रॉपर्टी में जितना रिलीफ दे सकते हैं।
इतना पैसा पाकिस्तान में आएगा, हुकूमत पाकिस्तान रियल स्टेट पे ही सिर्फ खेल देना, वो रियल स्टेट को स्पेस दे दे, वो पाकिस्तान को इतना रेवेन्यू जनरेट करके देगी ना कि पाकिस्तान की सोच भी नहीं है। आपके इस्लामाबाद के कितने डेवलपर्स ये बात कहते हैं कि आज टैक्स फ्री करें हाईवे के ऊपर, हमें स्पेसेस दें, हम आपको पाकिस्तान का कर्जा उतार के दिखाएंगे। और वो लॉजिकल बात नहीं सही है, वो स्कैम वाला बात नहीं है, झूठ नहीं है, वो साबित भी मैं आपको उस बात का प्रूफ दे सकता हूँ। यहाँ पे स्कैम्स जो होते हैं ना, वो स्कैम ये होते हैं, जगह है जी 1 अरब रुपए की, करोड़ रुपए की आवाम से ली और ज़मींदारों को पैसे दिए 20% दे के ज़मीनें लैंड पे काम शुरू हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट की 5 करोड़ रुपया रेवेन्यू मार्केट से इकट्ठा कर लिया 4 अरब रुपए का। 1 अरब की ज़मीन 4 अरब के लोगों को कैसे बेचोगे? ये स्कैम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 1 अरब की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे 1 अरब तक सेल हो सकती है और वो 4 अरब की सेल नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक NOC नहीं होता किसी सोसाइटी का, उस सोसाइटी को सेल अपॉर्चुनिटी की परमिशन नहीं दी। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा अलमें ये भी है कि अगर आप लीगल वे से किसी भी गवर्नमेंट के मतलब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और एक अप्लाई करेंगे, कोई मतलब डेवलपर है वो NOC अप्लाई करता है तो सालों साल लग जाते हैं। इनिशियल मतलब आपको मिसाल के तौर पर उसने 1000 कनाल लैंड ली है, इनिशियल उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 200 कनाल का NOC इशू कर देती है। वो जिस टाइम तक 200 कनाल पे NOC इशू करती है वो आगे काम कर रहा होता है, तो पता रहता है जिस टाइम वो आगे उसने 200 कनाल से आगे अप्लाई किया तो पता लगा उसने आगे 2000 कनाल लैंड परचेज कर चुका है। ठीक है, वो 200 से एक्सटेंड होकर 500 कनाल पे जाती है, तो आगे से गवर्नमेंट कहती है जी बाकी जो आपकी लैंड है वो इलीगल है। तो ऐसा क्यों की पॉलिसीज बनाई जाती है कि एक डेवलपर को इतना सिक्योर किया जाएगा वो जितनी लैंड ऑलरेडी वो उसकी परचेज है और जिस पे वो NOC अप्लाई कर रहा है उसको इतनी आसानी हो कि वो वन विंडो ऐसा सोल्यूशन हो कि फौरी तौर पर उसको एक NOC भी मिले अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उसकी। मतलब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको NOC दे, लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स तमाम पूरी हो रही है तो ईजी वे में जाकर उसको NOC मिले ताकि वो जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट कर सके, आगे बढ़ सके। देखिए एक्चुअली कुछ यहाँ पे डेवलपर्स का भी इशूज़ होते हैं। डेवलपर्स सिर्फ टेक्निकली ज़मीन सीधी करके मिट्टी डाल के और वहाँ पे NOC लेना चाहते होते हैं, वैसे पॉसिबल नहीं है। NOC के लिए बड़ा एक लॉन्ग टर्म तरीक़ाकार है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी हैं तो आपको NOC सोसाइटीज़ देती हैं, CDA या RDA ये देती हैं, ऐसा इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटीज़ जो हैं वो नॉन डेवलप सोसाइटीज़ या सेमी डेवलप सोसाइटीज़ जाके NOC अप्लाई कर देती हैं। मेजर जो रिक्वायरमेंट है ना वो नहीं पूरी होती। देखिए NOC के लिए पार्क, सोसाइटी, कब्रिस्तान, इनके लिए लैंड आप पहले आपने क्लियर करनी है कि ये लैंड जो है ना हमने इन चीज़ों के लिए क्लियर कर दी है कि ये डिक्लेयर्ड है हमारी, ये जगह इसको पार्क हो जाएगी, ये जगह कब्रिस्तान को जाएगी, यहाँ पे ये एरिया बनेगा, यहाँ पे प्लेइंग एरिया बनेगा, यहाँ पे जिम्स बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा। आपने A to Z जो है ना पूरा स्केच दे दिया और अब आपने फिजिकली साबित भी करना है कि वो चीज़ें बन रही हैं, सिर्फ पेपर पे नहीं। प्रॉब्लम ये है, इनको पॉलिसी बनानी चाहिए कि 25% ज़मींदार के पैसे दिए हुए हैं, ओके, ज़मींदार बयान अल्फी लिख के दे दे, ये एग्रीमेंट कर दे कि मेरा या 50% उसको पेमेंट क्लियर है, 50% पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए या हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को भी चाहिए कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है ना ये प्रोसीजर को तेज़ करें, अप्रूवल्स को तेज़ करें। अप्रूवल्स तेज़ होंगी, सोसाइटी डेवलप्स होंगी। सोसाइटी लोग आते नहीं हैं कि जी पूछते हैं FD अप्रूव है, LD अप्रूव है, RD अप्रूव है। अब लोगों को इस जगह पे शऊर आ गया, आपने ऑनलाइन सेटअप कर दिया है। गूगल पे जाओ, प्राइवेट जिस आप शहर में हो वहाँ का डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइवेट स्कीम्स लिखो, वहाँ जाके सर्च करो, आपके मिनट में पता लग जाना है आपकी सोसाइटी अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड। तो इसलिए स्कैम कोई नहीं होता। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि कुछ फाइल्स जमा हो जाती हैं, इनिशियल अप्रूवल्स हो जाएं, देन इनको परमिशन देनी चाहिए, सोसाइटी सेल करें, सारा कुछ मामलात करें। लेकिन एक बात फिर मैं एंड पे कहूँगा इस बात के, एक बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान याद रखे, जब तक पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू को प्रॉपर्टी में, रियल स्टेट में नहीं कम किया जाता, फ्री नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान में ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, हमारे कितने मिनट हो गए? 30, बस क्लोजिंग कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, रियल स्टेट की अगर बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो उसमें ओवरसीज़ का जो रोल है वो नहायत अहम है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जितने भी हमारे हैं वो रियल स्टेट है या अदर देन सेक्टर्स है, या बेशक वो रेमेडी जो लोगों को अपने रेमेडीज़ भेज रहे हैं, तो उसमें भी वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो आवाम के मुफाद में हो, जो इंडस्ट्रीज़ के मुफाद में हो। बेशक रियल स्टेट इंडस्ट्री है, बेशक वो ऑयल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल, जिस तरह आपने बात किया कि इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, वो बेशक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो उनके लोगों को साथ अपने इन्वॉल्व करें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो उनके मुफाद में बेहतर हो। फाइनल कंक्लूजन अगर मैसेज अगर उसाफ भाई आपसे लिया जाए, क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि आप खुद रियल्टर हैं, इन्वेस्टर्स को, और जो शॉर्ट सा मैसेज, और जो हमारे रियल्टर भाई हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस टाइम पूरी पाकिस्तान की आवाम से और तमाम वो लोग जो इस टाइम जिनके पास इन्वेस्टर्स हैं, जिनके सर पर ये मुल्क का पहिया चलता है, जिन इन्वेस्टर्स के सर पर बिजनेस चलता है, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूँ कि खुदारा बैंकों से पैसे निकालें, अपना ये इंटरेस्ट रेट में ना जाएं। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप समझते हैं कि बैंक हमें ज़्यादा, या हमें इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा, या हमें किसी भी और बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट फ़ायदा नज़र आता है, और बगैर काम किए, तो मैं एज अ सो रियल स्टेट ऑनर आपको आज ये कहता हूँ, आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम आपको देते हैं, आप 1 साल की इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी ने आपसे कुछ भी नहीं लेना, हम आपको लैंड भी रिक्वायर्ड करेंगे, लैंड भी आपके नाम पे होगी, कंस्ट्रक्शन भी आपके नाम पे होगी, सारा कुछ ऑल टू डिटेल्स आपके नाम पे होंगी, डॉक्यूमेंटेशन भी सब कुछ क्लियर होंगी। और आप कहेंगे कि ये पॉसिबल कैसे? ये हम पॉसिबल, सो रियल स्टेट हर चीज़ को पॉसिबल करने के लिए बैठी हुई है। हम आपको पॉसिबल करके देंगे। आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपको पॉसिबल बना के देंगे कि आप एक घर बनाते हैं, उसको घर की लैंड से लेकर घर की सेल तक आप सो रियल से रब्ता करें। हम इन तमाम इन्वेस्टर्स को कहते हैं वो अपना पैसा निकालें, जिस भी शहर में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में, आप अपना पैसा निकालें। इंशाल्लाह हम आपको पोर्टफोलियो प्रोवाइड करेंगे जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें और उससे विद इन 1 ईयर आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और सेकंड वन, सबसे अहम बात, मेरे तमाम रियल्टर भाई जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार लालच में ना जाओ, कम कमाओ लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से कमाओ, ताकि ज़िंदगी भी बेहतर हो और आखिरत भी बेहतर हो। थैंक यू वैद भाई, आपके आज इस पॉडकास्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हमें। हम इंशाल्लाह जो भी रियल एस्टेट के हवाले से होता रहे होगा लोगों के लिए बेहतरी के लिए, हम इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। जी थैंक यू सो मच साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ऐसे मज़ीद पॉडकास्ट के साथ मज़ीद रियल्टर्स जो हैं, डेवलपर्स हैं, और जो अच्छे टाइकून्स हैं उनके साथ कहते हैं हम पॉडकास्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।